हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। कि आपको पता है कि एक सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है इंग्लिश में, कहीं ना कहीं अपग्रेडेड लेवल के क्वेश्चंस जो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि हर कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ सकते हैं, जो एक कठिन स्तर के एग्जाम में आ सकता है। नॉर्मल तो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं और इसमें भी हम नॉर्मल लेवल के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर देते हैं, तो आपका रिवीजन अच्छा खासा चल रहा है। थ्योरी पढ़ा चुके हैं, जो भी लोग चैनल पे न्यू हैं उनको मैं बता दूं कि थ्योरीज वगैरह सब हो चुकी हैं। 1900 वीडियोस मिल जाएंगे आपको इस चैनल पे, चेक कर लीजिएगा एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स, काफ़ी सारी प्लेलिस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एनीवेज, तो ये हमने स्टार्ट किया है और अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि इसको कंटिन्यू रखिए, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट भी करिए शेयर वगैरह करके। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन, बिना टाइम वेस्ट किए। और निश्चित रूप से आज आपको कुछ नया तो सीखने को मिलने वाला है इंग्लिश ग्रामर में। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का हो जाता है, आई वेंट बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड। बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड जो कि अंडरलाइंड है, यहाँ पे ये बताना है ये क्या है। मेन क्लॉज है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, या सिंपल सेंटेंस है। सिर्फ वो हिस्सा जिसके नीचे लाइन खींची है वही बताना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आई वेंट बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आपको पता है सेंटेंस तीन प्रकार के हो जाते हैं आपके, सिंपल, कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक आपका मेन क्लॉज होता है और दूसरा आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्यों? क्योंकि ये इस पर निर्भर होता है। दोनों को अलग अलग रूप में यूज़ हम नहीं करते। जैसे आई वेंट, मैं गया, इसको तो हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ कहीं पे भी आई वेंट लिख के। बट बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड, मान लीजिए ये नहीं लिखा है, सिर्फ रहता क्योंकि मैं आमंत्रित था। तो क्योंकि मैं आमंत्रित था, तो कि उसके पहले कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे समझ आएगी कि किस बात का आंसर दिया जा रहा है कि क्योंकि मैं इन्वाइटेड था? नहीं ना। तो ये जो है कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं उसमें आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। अब कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या है, दोनों को हम दोनों चीज़ों को सेपरेट रूप में, दोनों पार्ट को अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर भूल जाता है बार बार कि कॉम्प्लेक्स में सब है कि को है, कि कंपाउंड में सब ऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट होता है, तो आप इसको ऐसे समझिए। को वर्क, आपने को वर्ड सुना है, को वर्कर, को स्टाफ, को स्टार, ये सारे वर्ड्स तो आपने सुने हैं, यानी कि जो साथ में काम कर रहे हो, लेकिन हैं वो अलग अलग। साथ में काम करते हैं लेकिन है वो अलग अलग, उनका अपना अलग अलग काम है। एक साथ मिलके वो काम कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन इंडिपेंडेंटली भी उनका कोई अस्तित्व है, इंडिपेंडेंटली भी वो काम कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन सब क्या होता है, किसी के अंदर में रह के, है ना। जैसे कि कोई एक ब्रांच है, उसकी सब ब्रांच हो गई, तो है वो उसी के कहीं ना कहीं आश्रित, तो वो अपने मेन पर ही है ना। जो भी चीज़ सब करके होती है वो मेन पे ही डिपेंड होती है, ठीक है, उसके अंडर में होती है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्योंकि एक जो है आपका उपाश्रित आश्रित उपवाक्य होता है, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं इन इंग्लिश। ठीक है, आई जस्ट होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस को, इस टाइप का है। The night was dark and we could not know the way. बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले समझाया ना कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। द नाइट वॉज डार्क अकेले यूज़ कर सकते हैं इसको, है ना। रात जो है मतलब अंधेरी थी, अंधेरी रात थी। फिर उसके बाद अगर हम ऐड को हटा देते हैं, इधर के सारे पार्ट को हटा देते हैं, वी कुड नॉट नो द वे, इसको भी हम इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से यूज़ कर सकते हैं कि हम रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे, नहीं मिल पा रहा था हमें रास्ता, ये कहने का यहाँ पे सेंस है। इसको भी इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एंड लगा के हमने इस पूरे दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया तो एक सेंटेंस बन गया कि रात बहुत, मतलब अंधेरा था रात में और हमें रास्ता जो है वो नहीं मिल रहा था, नहीं ढूंढ पा रहे थे हम, ये सेंस आ गया। तो ये जो है आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। आई सॉ हिम गो, पैसिव वॉइस में चेंज करिएगा तो क्या बनेगा, ही सीम्स टू बी गॉन, ही वॉज सीन टू गो, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है, आई सॉ हिम गो, वो हो जाएगा ही वॉज सीन टू गो। यहाँ पे आपको आई को अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ही वॉज सीन क्योंकि ये आपका पास्ट टेंस है, सॉ लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, सिंपल पास्ट टेंस है। और जो बेसिक रूल मैंने आपको पढ़ाया है उसके हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस में आप वॉज या वर का यूज़ करते हैं। तो जिसमें वॉज लगा है आंख बंद करके वही वाला लगा दीजिएगा। ही सेड टू मी वॉट डू यू वॉन्ट, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे लिखेंगे, उसने मुझसे कहा तुम क्या चाहती हो। ही सेड टू मी दैट व्हाट आई वांटेड,
ही आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वांट, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड और ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। यहाँ पे दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे एक में फुल स्टॉप लगा है, एक में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो पंक्चुएशन का भी थोड़ा ध्यान देना है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। ध्यान रखिएगा, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है डायरेक्ट नरेशन में, वो आपकी इंट्रोगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होती है या इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होती है, जैसे कि WH वर्ड जिसे सिंपली मैं कहती हूँ, ठीक है, जैसे वॉट, हाउ, विच, हु, इस तरह से। तो कुछ बेसिक रूल्स जो हैं हमारे नरेशन के, वो तो हम अप्लाई करते ही करते हैं, साथ ही साथ कुछ और भी रूल होते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आपका सैड या टोल्ड की जगह जो भी पूछा जा रहा है, आस्क, यहाँ पे पूछने की बात हो रही है तो हमने आस्क लगा दिया अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए। साथ ही साथ दैट लगाने का कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं होता है, सिंपल दैट या कोई भी मात्रा या कोई भी कॉमा या इस तरह की कोई भी चीज़ें लगाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्योंकि हम बता रहे हैं, हम पूछ नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं कि उसने पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, ठीक है, हम बता रहे हैं कि मैं क्या चाहती हूँ, ऐसा उसने पूछा, ना कि मैं पूछ रही हूँ। ओके, ये आज का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए इसका आंसर। अ वर्ड इज अ प्रीपोजिशन व्हेन इट गवर्न्स अ ब्लैंक और ब्लैंक, इट इज एन ब्लैंक व्हेन इट डज नॉट गवर्न अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक हिंट मैंने आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो आधा आंसर आपको वहीं से मिल जाएगा, बाकी थोड़ा सा पढ़ के समझिए। एक शब्द प्रीपोजिशन होता है कब? जब वो इसके ब्लैंक और ब्लैंक यानी इसमें जो भी आएगा उसके गवर्न करे, ठीक है, हो ये। लेकिन वही शब्द कुछ और बन जाता है जब वो कोई नाउन या प्रोनाउन को गवर्न नहीं कर रहा हो। तो एक तो यहाँ मैंने हिंट दे दिया, यहाँ पे नाउन एंड प्रोनाउन ऑटोमेटिकली लिख दिया है, तो बात वही हो गई कि यहाँ पे आपका जो नाउन या यहाँ पे प्रोनाउन आना चाहिए, क्योंकि वही सेंटेंस को हमने एक बार पॉजिटिव में बोला और दूसरी बार हमने उसी को निगेटिव में बता दिया कि अगर नहीं कर रहा हो तो फिर ये कहलाएगा उस सिचुएशन में। तो ये वाले तो पहले तो कैंसिल मारिए, इसको फटाफट से कैंसिल करिए। अभी दो बचा, नाउन प्रोनाउन, और एक में है एडवर्ब, एक में है एडजेक्टिव। इसका एग्जाम्पल आपको अगले क्वेश्चन में मिलेगा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक शब्द प्रीपोजिशन होता है अगर नाउन प्रोनाउन हो उसके बाद में कुछ, और अगर नहीं हो तो वो एडवर्ब बन जाता है। कैसे बन जाता है मैं इस क्वेश्चन में समझा देती हूँ, एक बार आपको लाइक कर देना है बस। ही वॉकड अराउंड, ये आपका एक सेंटेंस है। अराउंड यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्योंकि ही वॉकड अराउंड, या ये अराउंड वर्ड यहाँ पे ओवरऑल वॉक के लिए यूज़ हो गया, एक वर्ब के लिए यूज़ हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे एडवर्ब हो गया। लेकिन इसी सेंटेंस में ही वॉकड अराउंड और इसके बाद मैं लगा देती द पार्क, ही वॉकड अराउंड द पार्क, इस तरह से लिख देती, तो क्या हो जाता? तब यही अराउंड प्रीपोजिशन कहलाता, क्योंकि इसके बाद एक वर्ब जो है नाउन लगा हुआ है, एक स्थान का नाम है। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि वो कहाँ पे वॉक कर रहा है? अराउंड द पार्क, पार्क के आसपास, ठीक है, ये हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पे है कि वो आसपास वॉक कर रहा है, ये वो या फिर वो वॉक कर रहा है, तो वो कहाँ वॉक कर रहा है? आसपास, या फिर वहीं पर जहाँ पे भी वॉक कर रहा है, तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है अराउंड वर्ड। इस सिचुएशन में द पार्क लगाने के बाद ये प्रीपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, रूल्स हैं, पता होनी चाहिए आपको। ओके, शेल्डम का एंटोनिम बताइएगा। ऑफन, फ्रिक्वेंटली, नन ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी। शेल्डम का अर्थ होता है कि पहले भी कई बार बताया हुआ है, शेल्डम का अर्थ आया है सेंटेंसेस में हमारे। तो शेल्डम का अर्थ होता है जैसे कभी कभार, कदाचित। तो उसका अपोजिट होगा अक्सर, आए दिन, है ना, ऐसा कुछ। तो ऑफन एंड फ्रिक्वेंटली दोनों ही सही है, दोनों का अर्थ होता है अक्सर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जाता है, बोथ ए एंड बी। ओके, यहाँ पे कौन जो है जॉयफुल का एंटोनीम यानी अपोजिट नहीं है? सैड, डिप्रेस्ड, माइजरेबल, हैप्पी। जॉय वर्ड से इनके ही समझ में आता है कि खुशी वाली बात है, ठीक है। तो जॉयफुल बहुत कॉमन सेंस हो जाती है। एंटोनिम पूछा है यहाँ पे जो नहीं हो, तो ऑब्वियसली हैप्पी जो है वो नहीं है, बाकी सारे ही इसके एंटोनिम हैं। सैड, डिप्रेस्ड, मिजरेबल दोनों ही कहीं ना कहीं उदासियों से रिलेटेड हैं।
हिज मेडन स्पीच मेड हिम द लाफिंग स्टॉक ऑफ ऑल। मेडन स्पीच जो यहाँ पे लिखा है वो क्या है, उसका अर्थ क्या है उस फ्रेज का? बैड स्पीच, प्रोफेशनल स्पीच, फर्स्ट स्पीच, और फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट स्पीच। और पूरा सेंटेंस का जो अर्थ हो जाता है कि उसकी पहली स्पीच जो है वो उसके सबके सामने उसको हंसी का पात्र बना दिया, ये कहने का सेंस हो जाएगा। यानी कि उसने फर्स्ट स्पीच जो दी अपनी वो ऐसी थी कि सब लोगों ने मजाक उड़ाया, सब हंसे उस पर। फर्स्ट स्पीच मैडन स्पीच। आई हैव सीन मैनी ब्लैंक इन माई लाइफ। एक सुटेबल फ्रेज यहाँ पे फिल कर दीजिए जिसका कुछ एक सेंस भी निकले यहाँ पे। मैंने अपने जीवन में बहुत ब्लैंक देखे हैं। अप्स एंड डाउन्स, अप एंड डूइंग, मैनी पीपल, ऑल कैन बी करेक्ट, यानी सारे ही सही हो सकते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा अप्स एंड डाउन्स। समझेंगे अप्स एंड डाउन्स मतलब होता है उतार चढ़ाव, दुख सुख, ये सारी चीज़ें। तो मैंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत दुख सुख देखे हैं, ठीक है। अप एंड डूइंग नहीं होगा, मैनी मैनी तो लगेगा नहीं, कैसे मैनी पहले से लगा हुआ है यहाँ पे, मैनी मैनी डबल मैनी कैसे यूज़ करेंगे, सारे सही नहीं हो सकते। आई विल नेवर डू दैट, इंट्रोगेटिव में चेंज करिए, मैं वो कभी नहीं करूँगी। आई विल नेवर डू दैट, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो जाहिर सी बात है पहले विल लगा देना है, फिर आई लगा देना है, सब में लगा है, बाकी क्या होगा। तो मैंने आपको बहुत पहले, अभी कुछ दिन की क्लास के पहले ही बताया था, जब आप कभी भी आप चेंज कर रहे हैं अपोजिट वर्ड यूज़ करना। जैसे यहाँ पे नेवर लगा है तो नेवर का जो अपोजिट होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो नेवर का अपोजिट फॉर एवर होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे एवर सुटेबल आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विल आई एवर डू दैट, क्या मैं कभी ये करूँगा, मैं ये कभी नहीं करूँगा। तो कहीं कहीं इंट्रोगेटिव में हो जाएगा क्योंकि विल से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वही होते हैं बेसिकली नॉर्मल वे में, जो जिसके आंसर्स हाँ या ना में आए। उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं जिसका आंसर एक पर्टिकुलर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जब टेंस पढ़ाई थी तो पढ़ाया था, तो हम इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। दीज स्वीट्स आर ब्लैंक चिल्ड्रन, टू, फॉर, अबाउट और अमंग। तो ये मिठाइयाँ जो है प्रीपोजिशन से क्वेश्चन इंक्लूडेड है, फॉर हो जाएगा यहाँ पे, बच्चों के लिए है, फॉर का मतलब होता है के लिए। गुलिवर्स ट्रेवल्स ब्लैंक एंड इंटरेस्टिंग बुक, क्या आएगा यहाँ पे, इज, आर, वॉज, वर। गुलिवर की जो ट्रेवल, गुलिवर ट्रेवल्स वाली कहानी सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी किताब को, या न पूरी किताब नहीं भी पढ़ी होगी तो शॉर्ट में उसकी स्टोरी जो है आप लोगों ने स्कूल्स में पढ़ी होंगी, किताबों में रहती है इंक्लूड। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इज हो जाएगा। अब ये गुलिवर्स ट्रेवल्स ये नाम है किताब का, यहाँ पे एस लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है। सेकंड थिंग, यहाँ जब एन लगा हुआ है ऑलरेडी तो हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि एक वचन की ही बात हो रही है, ठीक है, तो इज लगाया। वॉज क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि किताब ऐसा नहीं कि किताब थी, किताब अभी भी है, हमेशा रहेगी, इसलिए हम इज लगाएंगे। नन ऑफ द टीचर्स ब्लैंक हियर, क्या आना चाहिए, इज, आर, दोनों सही है या दोनों गलत है। नन ऑफ द टीचर्स इज हियर, नन ऑफ द टीचर्स आर हियर। चलिए ठीक है, देख लेते हैं सही आंसर किया, कुछ भी गेस किया है तो सही ही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, दोनों सही हैं। नन ऑफ द टीचर्स यानी कि पहली बात तो नन ऑफ द लग गया, तो यहाँ पे ए ही आएगा, हम बेसिकली सिंगुलर के रूप में यूज़ करते हैं कि जितने भी टीचर्स उनमें से यहाँ पे कोई भी नहीं है, ऐसी यहाँ पे कहने का सेंस है। अब हम एक टीचर की भी बात कर सकते हैं, हो सकता है हम मल्टीपल टीचर्स के बारे में बोल रहे हैं, हम मल्टीपल टीचर्स को ढूंढने गए हों, उनमें से वहाँ पे कोई नहीं है तो हम वहाँ पे ये सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं। दोनों ही अपनी जगह ग्रामेटिकली सही हैं, तो कोई एक ही ऑप्शन में बेसिकली इनमें से आ सकता है, परेशान नहीं होना है। सॉरी लिख दिया मैंने, ए एंड बी दोनों, ठीक है, इज, आर दोनों आएगा। टू मेक एन एम्फेटिक वी एड ब्लैंक बिफोर मेन वर्ब, एक एम्फेटिक सेंटेंस आपको बनाना है तो आप मेन वर्ब के पहले क्या ऐड करते हैं, डू, डज, हैज़, हैव, सो दैट, इनमें से कोई नहीं। एम्फेटिक मतलब होता है जोरदार एकदम, किसी सेंटेंस को किसी वाक्य में प्रभाव डालने के लिए, थोड़ा प्रभावशाली बनाने के लिए, ज़ोरदार बनाने के लिए, कि यानी हाँ थोड़ा स्पेशली बोला जा रहा है उस चीज़ को, क्या ऐड करते हैं मेन वर्ब के पहले। मैं एग्जांपल भी दूंगी, पहले आप गेस कर लीजिए।
तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है डू एंड डज हम जो है ऐड करते हैं बेसिकली मेन वर्ब के पहले। एग्जाम्पल बहुत व्यवहारिक सा देते हैं। कई बार आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा या फिर मैं भी कभी कभी बोल देती हूँ, ठीक है, कि इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अब ग्रामेटिकली हम देखें, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है सेंटेंस है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ये सही है, ठीक है, क्योंकि हम सीधे वर्ब यूज़ कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे डू लगाने की, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, हमने टेंस पढ़ा है, वहाँ पे हम डू डज नहीं लगाते हैं बेसिकली अफर्मेटिव में, बल्कि SES ऐड करते हैं अगर ज़रूरत होती है वर्ब के बाद तो, है कि नहीं। वो भी हर उसमें नहीं, आई के साथ नहीं यूज़ करते हैं, यू के साथ नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स क्यों बोलते हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब मेन वर्ब हो गया, सब्सक्राइब करना उसका मतलब होता है, और डू लगा दिया इम्फैटिक बनाने के लिए, थोड़ा जोर देकर बोलने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए कि हाँ स्पेशली बोल रहे हैं कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, राइट। तो आप लोग भी कर लीजिए फटाफट से, अगर नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब माई चैनल तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है ही नहीं, खत्म कंप्लीट हो चुके हैं हमारे 15 क्वेश्चंस। सो इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड या प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। So thanks for watching, keep studying and bye bye.